हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस में। मैं विष्णु कुमार सिंगल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डेली यहाँ पर शाम को 8 से 9 मिलते हैं बेटा, क्लास 10th की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम स्पेशल क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपके लिए आपकी एग्जाम में आने वाले जो ऐसे क्वेश्चंस जिनकी आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं और उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं। आप सबको ये बहुत अच्छे से पता है कि प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। आप उस प्रीवियस वीडियो को भी देखिए और आज के वीडियो में हम इसी चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस को भी क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्या दिया है? व्हेन एंड व्हाई वाज इंडेंटेड लेबर माइग्रेशन अबॉलिश्ड? इंडिया से इंडेंटेड लेबर जो सिस्टम था, इंडेंटेड लेबर माइग्रेशन सिस्टम जो था, इसको इंडिया से अबॉलिश कब किया गया और क्यों किया गया? तो कब किया गया, व्हेन, कब अबॉलिश किया गया? 1921 में। इंडिया से इंडेंटेड लेबर माइग्रेशन सिस्टम को कब अबॉलिश किया गया बेटा? इट वाज अबॉलिश्ड इन 1921। एंड द सेकेंड थिंग, क्यों अबॉलिश किया गया? उसका सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि हमारे इंडियन लीडर्स जो थे ना, वो इस सिस्टम के अगेंस्ट थे। दे थिंक दैट इट वाज अ सिस्टम ऑफ स्लेवरी। क्या था ये? क्या मानते थे हमारे इंडियन लीडर्स कि ये जो है ना एक स्लेवरी सिस्टम है, गुलामी यहां पर करवाई जा रही है लोगों से और ये चीज अच्छी बात नहीं है। इसलिए इंडिया से इन लीडर्स की अपोजिशन की वजह से इस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 31 समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्या लिखा है कि नेम एनी 2 इंडियन ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स who financed export agriculture in Central and South East Asia। सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया को फाइनेंस करने वाले 2 बड़े बड़े जो बैंकर्स थे, इंडियन बैंकर्स, इंडियन बैंकिंग ग्रुप जो थे, उनके नाम पूछे, बड़े अच्छे नाम थे ना। एक तो श्रॉफ, शिकारी पुरी श्रॉफ्स और नट्टू कोटई चेटियार्स। कौन कौन थे? शिकारी पुरी श्रॉफ एंड नट्टू कोटई चेटियार्स। ये 2 इंपॉर्टेंट नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है कि व्हाई डिड द इनफ्लो ऑफ इंडियन कॉटेज बिगेन टू डिक्लाइन इन 19th सेंचुरी? इंडियन कॉटेज क्यों डिक्लाइन हुआ? आप याद करो, एक सिस्टम मैंने बताया था कि ब्रिटेन के अंदर क्या हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई थी। इंडिया में अब क्या था, इंडिया में जो अब तक तो सिस्टम क्या था, ट्रेड सिस्टम, इंडिया से गुड्स जाते थे कहां पर, ब्रिटेन में बिकने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडियन प्रोडक्ट ब्रिटेन में ना बिके, इसके लिए यहां पर बहुत हैवी टैरिफ्स लगा दिए। अब इंडियन प्रोडक्ट जब ब्रिटेन में जाएगा तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा क्योंकि उसको यहां पर बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है। और ब्रिटेन से आने वाले गुड्स के लिए यहां पर फ्री एंट्री थी। तो एक रीजन था कि अब 2 चीजें देखने को मिली आपको यहां पर कि एक तो ब्रिटिश गुड्स के इंडिया में आने पर एंट्री फ्री है, कोई बैरियर नहीं है, और इंडियन प्रोडक्ट के ब्रिटेन में जाने के ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस हैं। ये 2 मेन रीजंस थे जिसकी वजह से हमारे इंडिया का कॉटन, इंडियन कॉटन बिगन जो है वो फाइन कॉटन का जो एक्सपोर्ट है ना, वो बहुत बिल्कुल धीरे धीरे खत्म सा होता हुआ चला गया। द टैरिफ्स वर इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट्स। क्लियर? लोकल इंडस्ट्री मतलब ब्रिटेन के लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट की यहां पर बात की जा रही है। सॉरी, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है आपको ध्यान देना कि डिफाइन द ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस का मतलब समझो, एंड व्हाई ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया। ये दोनों चीजें आपसे पूछी गई है। ट्रेड सरप्लस का मतलब समझिए क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे आप। देखो कि मान लो इंडिया ब्रिटेन के साथ, मतलब इंडिया और ब्रिटेन की अगर हम ट्रेड रिलेशंस की बात करें
तो इंडिया क्या कर रहा है बेटा, ब्रिटेन को गुड्स सेल भी कर रहा है, और ब्रिटेन से इंडिया क्या कर रहा है, परचेज भी कर रहा है। इंडिया ब्रिटेन को सेल भी करता है, इंडिया ब्रिटेन से परचेज भी करता है। इंडिया जो ब्रिटेन को सेल करेगा उसके लिए इंडिया के पास इनफ्लो होगा, और इंडिया जो ब्रिटेन से परचेज करेगा उसके लिए इंडिया के पास आउटफ्लो होगा। वही वो खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, और लाएंगे बेचेंगे तो पैसा आएगा। अब चक्कर क्या था कि इंडिया से जो सेल थी वो तो थी कम, और परचेज था ज्यादा। इसकी वजह से पैसा आता कम था और जाता ज्यादा था। तो ये तो सिचुएशन थी ट्रेड डेफिसिट। ये तो सिचुएशन क्या थी, ट्रेड डेफिसिट। लेकिन अब ये तो ट्रेड डेफिसिट किसके लिए, इंडिया के लिए। लेकिन ब्रिटेन के लिए क्या हो गया कि ब्रिटेन इंडिया को बेच तो ज्यादा रहा है और ब्रिटेन इंडिया से खरीद कम रहा है। तो ब्रिटेन के लिए सिचुएशन क्या कहलाएगी, ट्रेड सरप्लस। ठीक है ना। तो इसी को ट्रेड सरप्लस कहते हैं। जब हम एक कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और दूसरी कंट्री को, उसी कंट्री को हम बेचते भी हैं, और अगर हमारा सेलिंग ज्यादा है उस कंट्री में और हमारा उस कंट्री से बाइंग कम है, तो वो आपको ट्रेड सरप्लस वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वाई ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि ब्रिटेन इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदता था, फिनिश्ड गुड्स को बेचता था। रॉ मटेरियल की प्राइस कम होती थी, फिनिश्ड गुड्स की प्राइस ज्यादा होती थी, इसलिए ब्रिटेन को ट्रेड सरप्लस मिलता था इंडिया से। वही बात लिखी है, इट इज अ सिचुएशन अंडर विच वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो मतलब बेच ज्यादा रहे हो किसकी तुलना में, इंपोर्ट की तुलना में। ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस बिकॉज इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग फूड प्रोडक्ट्स टू ब्रिटेन विच हैड लेस मार्केट वैल्यू। उनकी मार्केट वैल्यू कम थी, एंड इट वाज इंपोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स विच हैड हायर मार्केट वैल्यू। खरीद क्या रहे थे, फिनिश प्रोडक्ट खरीद रहे थे जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा थी, और इसलिए ब्रिटेन को इंडिया से ट्रेड सरप्लस होता था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ वाज द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड सरप्लस विद इंडिया यूज्ड बाय ब्रिटेन। इंडिया, ब्रिटेन को जो इंडिया से ट्रेड सरप्लस हो रहा था उस पैसे को ब्रिटेन यूज कैसे कर रहा था, ब्रिटेन उसको, तो उसको ब्रिटेन यूज कर रहा था किस तरह से, ध्यान से समझना बेटा। ब्रिटेन उसको यूज कर रहा था किस तरीके से कि ब्रिटेन क्या करता कि इंडिया से तो ट्रेड सरप्लस है, लेकिन अदर कंट्रीज के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए ब्रिटेन उसको यूज करता था। पहली चीज क्लियर। दूसरा क्या करता था कि इंडिया में रहने वाले ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनको उनके जो होम एक्सपेंसेस थे उनको पे करने के लिए काम में लेता था। उनके रहने का, उनका खाने का, उनकी सैलरी वगैरह वो सब पे करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ब्रिटेन क्या करता था कि इंडिया से होने वाले ट्रेड सरप्लस के दो यूज हो गए। पहला यूज हो गया दूसरी कंट्रीज से होने वाले ट्रेड डेफिसिट को पे ऑफ करने के लिए, और दूसरा ब्रिटिश ऑफिशियल्स के होम एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के काम में लिया जाता था। वही बात लिखी है, ब्रिटेन्स ट्रेड सरप्लस in India also helped to pay so-called home charges that included private remittance home by British officials and traders, interest payment on India's external debt and pensions of British officials in India. And इसके आगे एक लाइन और लिख सकते हो, and this trade surplus also used to pay off trade deficit from other countries। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, जस्टिफाई द आंसर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी ना, वो एक मॉडर्न वर्ल्ड वॉर थी। कैसे? क्योंकि आपको याद होगा कि पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मशीन मेड एलिमेंट्स को काम में लिया गया था, जैसे मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा ऑन अ मैसिव स्केल। ये मतलब पहली बार ऐसी चीजें काम में ली गई थी जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी, जिनका कि प्रोडक्शन मशीन्स के अंदर हुआ था। टेक्नोलॉजी को यूज करके इन हथियारों को बनाया गया था, एमिनेशंस बनाए गए थे। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को वो जो फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को यूज करके यहां पर वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था।
द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, इट सो द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, aircraft, chemical weapons, etc. on a massive scale. These were all increasingly products of modern large scale industries. और ये सारे प्रोडक्ट्स ना मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर बने हुए थे, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहा गया था. क्लियर, सिंपल सा आंसर था. आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 37. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज अ वॉर लाइक नो अदर बिफोर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसी वॉर थी जो ऐसी की वॉर पहले कभी नहीं हुई. हाँ बिल्कुल वही ना, क्योंकि वही सेम रीजन, अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था सेम है. क्यों था ऐसा? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल वेपन्स को यूज किया गया था. द वॉर इंक्लूडेड वर्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस विच नाउ हार्शेंड द वास्ट पावर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. मॉडर्न इंडस्ट्रीज को यूज के प्रोडक्ट्स को यूज किया गया. द वॉर वॉज फॉट इन एयर, ऑन लैंड एंड ऑन वाटर. पहली बार लड़ाई हवा में भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह को यूज करके भी वॉर लड़ी गई थी. क्लियर, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 37 क्वेश्चंस हो गए हमारे. नेक्स्ट 38 क्वेश्चन क्या है कि नेम एनी टू कंट्रीज विच बिकम मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. वही आंसर है, कल भी आए थे ये. व्हीट के सप्लायर, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कहां बढ़ा था? रशिया. रशिया तो लड़ाई में बिजी था. कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया. अमेरिका लड़ाई में नहीं आया था काफी लंबे समय तक, इसलिए कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the massive production, mass production? Who was pioneer of mass production? What was mass production and who was pioneer of mass production? mass production के pioneer तो कौन थे? याद करो, हेनरी फोर्ड. और मास प्रोडक्शन क्या होता है कि एक लार्ज, बड़े, बहुत बड़े लेवल पर आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दो तो वही मास प्रोडक्शन कहलाता है. तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज मास प्रोडक्शन एंड हेनरी फोर्ड वाज द पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन. कौन थे? हेनरी फोर्ड वाज द पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन. आगे बढ़ते नेक्स्ट 40 क्वेश्चन. विच वाज द फर्स्ट मास प्रोडक्शन कार? द टी मॉडल बाय फोर्ड. मास प्रोडक्शन कार कौन सी थी सबसे पहली? द टी मॉडल. और किसने बनाई थी? फोर्ड कंपनी ने इसको बनाया था. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट वाज द हेनरी फोर्ड्स बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन? क्या था वहां पर कि वेजेस डबल कर दिया जाए, बट उनके काम को स्पीड मतलब इतने बढ़ा दिया जाए कि प्रोडक्शन 5 टाइम्स बढ़ गया. कॉस्ट कटिंग ही हो रही है ना वहां पर. एक आदमी एक दिन में एक कार बना रहा है और उसको उसके बदले 10 रुपए दिए जा रहे हैं. अब उसको डेली के 20 रुपए दो, लेकिन कार 5 बनाएगा वो. तो जहां पर एक कार के 10 रुपए लग रहे थे, अब एक कार के 4 रुपए लग रहे हैं. तो ये था कि प्रोडक्शन को 5 टाइम्स बढ़ाकर वेजेस को डबल कर दिया जाए. यही सबसे उनका बेस्ट कॉस्ट कटिंग व्यवस्था थी. अंडर दिस ही डबल्ड द वेजेस ऑफ वर्कर्स बट रिकवर्ड द लॉस बाय स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन. प्रोडक्शन लाइन को बढ़ा दिया, वेजेस डबल कर दी, नुकसान नहीं हुआ, उससे फायदा ही हुआ. कैसे? उन्होंने प्रोडक्शन को बहुत की जो स्पीड थी उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. द एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज were the worst affected by the Great Depression of 1929. Give one reason. वो सिंपल सी बात है ना, एग्रीकल्चर के ऊपर क्यों इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि इंपोर्ट बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया, डिप्रेशन की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो गई, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए वो खत्म हो गया, लोगों की इनकम खत्म हो गई, फूड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गई क्योंकि फूड बहुत ज़्यादा एक्सेस वे पे प्रोडक्शन होने लगा. कई सारे रीजंस देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पर. दिस वॉज बिकॉज द फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस was greater and more prolonged than that in the prices of industrial goods. Industrial goods की तुलना में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइस में बहुत ज्यादा कमी आ गई थी. एक सबसे बड़ा रीजन ये देखने को मिलता है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेम द इकोनॉमिस्ट हु थॉट दैट इंडियाज गोल्ड एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी. जॉन मेनार्ड कीन्स. क्या नाम था उनका? किसने कहा था ये कि भैया इंडिया से जो गोल्ड बाहर आने लगा है अब, और उसी ने इस ग्रेट डिप्रेशन से रिकवरी दिलवाई है. ये कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जॉन मेनार्ड कीन्स. क्या नाम था इनका? जॉन मेनार्ड कीन्स. इकोनॉमिस्ट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929. उस समय कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था गांधी जी ने? 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था और 1930 में गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च किया था. कौन सा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. कंप्लीट 44 क्वेश्चन. 45 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन. क्या लिखा है? विच टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस शेप्ड पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन.
क्या थे वो? एक तो अमेरिका की पावर बड़ी थी, एक रशिया की पावर बड़ी थी, यही तो दो चीजें थी। तो अमेरिका की पावर के बारे में क्या लिखा है कि यूएसए इमर्ज्ड एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्ट में यूएसए एक बहुत बड़ी पावर के रूप में उभरा था और सोवियत यूनियन का डोमिनेंस बढ़ गया था। कहां पर? इन ईस्ट। ईस्ट में सोवियत यूनियन, रशिया का इंफ्लुएंस, डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दो ही चीजें देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम एनी टू वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस विच वर एस्टेब्लिश्ड अंडर द ब्रेटन वुड्स, ऑल्सो मेंशन वन ऑब्जेक्ट ऑफ ईच। चलो कौन कौन से दो थे? पहला कौन सा था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा कौन सा था? वर्ल्ड बैंक। अब इनके ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या ऑब्जेक्ट थे बेटा? बताओ, ध्यान दो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऑब्जेक्ट क्या था? टू इंटरकनेक्ट द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमीज को आपस में इंटरकनेक्ट करना, इसका पहला उद्देश्य था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और वर्ल्ड बैंक का था कि टू प्रोवाइड फंड्स, टू प्रोवाइड फंड्स टू यूरोपियन countries whose economy was disrupted during सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिनकी इकोनॉमीज बिल्कुल बर्बाद हो गई थी ना, उनको फंडिंग प्रोवाइड करवा रहा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट है बेटा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 46 क्वेश्चन आई स्टॉप सबको समझ में आ गया होगा क्या हमने बताया यहां पर। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। मेन एम क्या था? पोस्ट वॉर इकोनॉमिक सिस्टम जो ब्रिटेन वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, इन सबको पीछे एक मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका आंसर कैसे बनेगा? द मेन एम ऑफ द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इन द वर्ल्ड वाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या था उसका मेन एम? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 क्वेश्चन। व्हाई वर IMF एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फॉर्म्ड? क्यों बनाए गए? देखो अब इससे पहले भी मैंने इस क्वेश्चन में इनको जो ऑब्जेक्ट लिखाए गए थे ना, वही ऑब्जेक्ट अब आपको यहां पर पढ़ने हैं। क्या ऑब्जेक्ट है ये? पहला, IMF को बनाया गया टू डील विद द एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशंस। इसके मेंबर नेशंस के पास जो एक्सटर्नल सरप्लस बचता है, ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट जो होता है, उसको आपस में एडजस्ट कर सके। और IBRD को बनाया गया टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब वॉर के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। What is the difference between international monetary system and Bretton Woods institutions? International monetary system is the system linkage national currencies and monetary system whereas the Bretton Woods system was based on fixed exchange rate। बात समझ में आई कि मॉनेटरी सिस्टम का, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम तो क्या था? केवल जहां पर इंटरनेशनल करेंसीज को एक साथ वापस केवल लिंक करने का काम किया गया था, जबकि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो था वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर काम करने वाला सिस्टम था। आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है और ये जो है ये आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, मेंशन एनी टू। कोई भी दो लिमिटेशन पूछिए आपसे IMF और वर्ल्ड बैंक की। पहला तो क्या था कि ये जो फॉर्मर कॉलोनीज थी
ऐसी कंट्रीज जो पहले किसी दूसरे देश की गुलाम थी, उनके अंदर जो पॉवर्टी या उनके अंदर जो समस्याएं थी ना, उन समस्याओं के साथ कॉप अप नहीं कर पा रही थी। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि इनको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था अमेरिका। तो अमेरिका की जो इच्छा होती थी ना, वही चलता था वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका जो चाहेगा वही वहां पर काम हो रहा था। तो यही दो सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी। दे वर नॉट इक्विप्ड टू कॉप अप विद द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी एंड लेक ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉर्मर कॉलोनीज, पहली लिमिटेशन हो गई। दूसरी लिमिटेशन, दे वर कंट्रोल्ड बाय द यूएसए एंड इट हैड द वीटो पावर, अमेरिका के पास क्या था, एक वीटो पावर था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why China and other Asian countries become attractive destination for investment by foreign MNCs? सबसे बड़ा रीजन क्या था, क्योंकि यहां पर कम रेट में, मतलब कम कॉस्ट पर, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कम पैसे में स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो जाती थी। दिस इज बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स लो वेजेस, है ना, कम पैसे में लेबर मिल जाती थी, ये सबसे बड़ा रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, व्हाट इज G77? G77 क्या था कि कॉलिजन था, किसके द्वारा बनाया गया, डेवलपिंग नेशंस के द्वारा बनाया गया एक व्यवस्था थी, जिनके मेंबर्स ने ये बात कही कि हमको क्या किया जाए, 77 फाउंडिंग मेंबर्स, इसलिए इसका G77 बना। आज तो इसके 130 मेंबर्स हो गए हैं। कि इनका था कि भाई ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ये डेवलप नहीं हो पा रही, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज का यहाँ पर मोनोपोली चल रही है, तो डेवलप्ड कंट्रीज की मोनोपोली को खत्म किया जाए, उनके सामने कुछ डिमांड रखी गई, और यही G77 का मुख्य उद्देश्य था। द G77 इज अ लूज कॉलिजन ऑफ डेवलपिंग नेशंस, डिजाइंड, क्यों बनाया गया, टू प्रमोट इट्स मेंबर कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड क्रिएट एन एनहांस्ड जॉइंट नेगोशिएटिंग कैपेसिटी फॉर द यूनाइटेड नेशंस, ताकि यूनाइटेड नेशंस के सामने मिलकर अपनी बात रखेंगे तो इनकी बात को सुना जा सके। There were 77 founding members, but the organization has since expanded to 130 member countries. Clear? Last question for the day क्या है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, स्टेट वन रीजन। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम समझा दिया था, रीजन क्या था, क्योंकि यहां पर पहली बार इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट्स थे उनको यूज लिया गया था, इंडस्ट्रियल हथियारों को, इंडस्ट्रीज में बने हुए हथियारों को यहां पर यूज किया गया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, इट शो द यूज ऑफ मशीन गन्स, tanks, aircrafts, chemical weapons, etc. on a massive scale. To fight such a war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front line on a large ships and ट्रेन्स, मतलब सब जगह से क्या किया गया था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, मतलब इंडस्ट्रीज में बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज किया गया था। क्लियर? चैप्टर नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बेटा इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लोगे, आपके चैप्टर नंबर 3 में जो भी आना है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।